चाय चाहिए। जिजला को किचन के पास से गुजरता देख उसने झट से कहा, कहीं वो चली ना जाए। हाँ। वो डर कर मुड़ी और पानी की बोतल गिर गई। यार क्या हुआ, पागल हो? नून नहीं चाय? या कुछ नहीं। इसने झट से चेहरा मोड़ा और सर पे ओढ़े दुपट्टे को और सही किया और झट से चाय चढ़ा दी। वो वहीं खड़ा था जब वो रोते हुए पलटी। क्या हुआ यार, रुक क्यों रही हो? आप प्लीज जाएं, कोई भी देख लेगा। तो क्या हुआ, खा तो नहीं रहा मैं तुम्हें। अच्छा सुनो, अजीज ने राजदारी से कहा, तुम्हारा इलाज चालू है क्या? किस चीज का? ये जो थोड़ा सा दिमाग कम है कि इंसान भी जिन नजर आते हैं, इसने कुछ रूखे लहजे में कहा। जिजला से मुस्कुराते हुए चाय निकाली और वहां से चली गई। वो सबसे मिलकर घर जा रही थी जबकि अब्दुल अजीज इसे छोड़ने जा रहा था। तभी इसका फोन बजा। हाँ काज़मा, कैसी हो? बिल्कुल ठीक। सुनो जिजला, एक बात कहनी थी। हाँ कहो, इसने गाड़ी में कदम बढ़ाते हुए कहा। वहीं अब्दुल अजीज के कान खड़े हुए थे। अच्छा। हाँ, मेरा फोन नंबर गुम हो गया है, पता नहीं कहाँ है। असली इस नंबर से चाहे जितना फोन आए अब मैसेज उठाना नहीं। पूछे। ओके। इतनी उदास क्यों लग रही हो? जिजला ने इसकी उदासी महसूस करके कहा। मम्मा ने फिर रिश्ता। इतना कहकर वो रो पड़ी थी। उफ़, मगर तुम वो सब भूल क्यों नहीं जाती काज़मा, उसने संभल के कहा। ये वाहिद टॉपिक था जिस पर जिजला बात करते हुए डरते थी। अच्छा, मैं घर पहुंच के बात करती। ओके। मुसलसल एक माह से शीम काज़मा से बात करना चाह रहा था मगर वो इस अंदाज में रास्ता बदलती कि वो देखता रह जाता। तुम समझती क्या हो, खुद को बात करनी है मुझे। शीम ने गुस्से से काज़मा का हाथ थामा जिसे उसने झटके से दूर किया। मोहतरम शीम, बहुत प्यार और बर्दाश्त से बोल रही हूँ, आइंदा अगर मुझे हाथ लगाया तो यही हाथ तुम्हारे चेहरे पर उठ जाएगा। स्टोरी कंटिन्यूज बिलो। इसके चेहरे की सख्ती से डर तो वो भी गया था मगर आज बात करने का वो पूरा इरादा करके आया था। मुझ में कमी क्या है? आप में नहीं है, मुझ में है बेइंतहा। आपको क्या लगता है मैंने महसूस नहीं किया? हर जगह मेरा पीछा करना, मुझे देखते रहना। बहुत माजरत, मुझे लड़कों के घूरने से कोई खुशी नहीं होती, ना ही फर्क पड़ता है। अफसोस मेरे पर्दे के बावजूद अपने मुझे घूरना नहीं छोड़ा। ये कोई महज़िब तरीका नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारे घर महज़िब तरीके से रिश्ता भेजना चाहता हूँ, एड्रेस दो। अफसोस आपको कुछ हासिल नहीं होगा, मैं एक मुतलका हूँ। तलाक हुई है मेरी शादी के तीसरे दिन। व्हाट? हाँ, और अब आप जा सकते हैं, दोबारा मुझसे बात मत करिएगा। मुतलका को अपनाना आसान नहीं है मिस्टर। इतना कहकर वो जा चुकी थी जबकि शीम हैरान खड़ा था। मुश्किल से इसकी उम्र 22 से 23 साल थी, इतनी उम्र में तलाक कैसे? इसने फौरन अब्दुल अजीज को कॉल की। वालेकुम अस्सलाम अजीज, एक बात करनी है। हाँ, दरअसल मुझे भाभी की मदद चाहिए थी। नहीं, वो इनकी फ्रेंड काज़मा के ताल्लुक से। इसने धीरे धीरे उसे सब बात बता दी। ओके, अल्लाह हाफिज। आज पूरे 5 साल बाद इसका जख्म उजड़ा था। वो सब भूल चुकी थी मगर आज फिर वो जख्म ताज़ा हुआ था। आज इतने सालों बाद इसे फिर एहसास हुआ वो एक तलाक याफ्ता लड़की है। बना गलती के कई रिश्ते आते और चले जाते, क्या तलाक याफ्ता होना कोई जुर्म है? इस्लाम ने तो आसानी की है। अल्हम्दुलिल्लाह, निकाह के बाद 99% लोग एक दूसरे को चाहते हैं, समझते हैं और रिश्ता निभ जाता है। जबकि किसी में कोई कमी होती है, किसी में बहुत ज्यादा बुराई। दूसरे मज़ाहिब वाले ऐसे ही अलग हो जाते। फिर एक इस्लाम ने आसान रास्ता बताया मगर वो दर्द सिर्फ काज़मा समझ सकती थी। इसे शिद्दत से अपने बाप पर गुस्सा आया जो न जाने कहा था माँ को अपने फैशन और सोशल वर्क के अलावा कुछ नहीं सूझता था। उसने दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया और वहीं सो गई। जिजला ने इसका गम बहुत कम कर दिया था, उसे दुआएं सिखाकर सब बताकर। वो कभी इस जिक्र को नहीं छेड़ती थी मगर आज अगली सुबह के घर पहुंच गया था। वो मजे में लेटी थी जब बना नाक के वो दाखिल हुआ। जिजला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
जी। वो झटके से उठी। वो दरवाजे पे ही खड़ा था। जी बोलिए। जिजला ने इसका संजीदा चेहरा देखा तो थोड़ा डर कर कहा, मुझे काजमा के लिए रिश्ता भेजना है अपने दोस्त का। जी। मगर एक मुझे एक लफ्ज सच बताओ। नहीं। इसने आंख बंद करके कहा। 5 साल पहले काजमा की हालत याद आई तो इसकी आंखें नम हो गई। क्या तुम नहीं चाहती इसका घर बसे, वो फिर से पुरसुकून रहे? कहो। वो खामोश रही। कहो। इसकी मुसलसल खामोशी पर उसने झटके से हाथ पकड़ा और वो सिसकते। बस करिए, मुझे नहीं बताना। तलाक के बाद 3 रिश्ते आकर भी टूट गए। ये मुआशरा मर्दों का है। तलाक याफ्ता किसी के लिए कोई मान नहीं रखती, सब झूठ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फकत एक ज़ौजा रज़ी अल्लाह तआला नेकनवारी थी। मगर ये बात कोई नहीं समझ सकता कि मुतलका से निकाह का कितना सवाब है। I'm so sorry जिजला, मुझे गुस्सा आ गया। उसने प्यार से इसके हाथों पर लम्स छोड़ा। जिजला ने हाथ पीछे किया। मुझे बताओ। शौहर को हर बात बतानी चाहिए। आई प्रॉमिस में उसकी शादी बहुत अच्छी जगह कराऊंगा, अपनी बहन समझकर। एक। जिजला ने गहरी सांस ली। काजमा बचपन से मेरे साथ रही है, उम्र में छोटी मगर ज़हीन। इसकी वालिदा नवीरा आंटी काफी मॉडल हैं। उन्हें काजमा से कभी ज्यादा सरोकार नहीं रहा। उन्होंने इससे भी काफी मॉडल बनाना चाहा मगर उसने कभी गलत लिबास नहीं पहना। इसके वालिद की मुझे खुद खबर नहीं। अलबत्ता इसकी शादी आंटी ने 17 साल की उम्र में करवा दी थी, वो भी किसी बड़े उम्र के आदमी से। इस उम्र में काजमा को ज्यादा समझ नहीं थी। इसने इसे करीब आने नहीं दिया। फिर इसने इसे मारा और काजमा ने पलट कर उसे भी एक तमाचा लगा दिया, क्योंकि इसने बहुत बुरी गालियां दी थी और इतने गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए थे अब्दुल अजीज के मैं तो चकरा गई थी। इसके मुंह से अब्दुल अजीज सुनकर उसने बेसाख्ता आने वाली मुस्कुराहट को रोका। मबादा मोहतरमा नर्वस ना हो जाए। फिर तीसरे दिन उसने जबरदस्ती और उसका दूसरा थप्पड़ खाते ही तलाक दे दिया। 1 माह तक इसे मैंने बहुत समझाया कि वो ये सब ना सोचे। बहुत समझाने पर फजल खुदा से वो इस स्ट्रेस से अल्हम्दुलिल्लाह बाहर आ गई थी। पूरी बात कहकर उसने अब्दुल अजीज को देखा जो उसको ही देखने में मगन था। आप बैठिए, मैं पानी वगैरह लाती हूँ। इतना कहकर वो किचन में चली गई, जबकि वो इसके बेड पर मजे से लेटकर शहीम को कॉल लगाने लगा। 2 बेटा, मुझे सच में तुम्हारे ताल्लुक से इल्म नहीं था। I'm sorry। कोई बात नहीं पापा। वो बमुश्किल मुस्कुराकर उनके गले लग गए। तो मेरी बहन के लिए ये रिश्ता मुझे सोच समझ के करना पड़ेगा कि लड़का कैसा है। अब्दुल अजीज की बात पर शेम ने घूरा, जबकि बाकी सब कहा गूंजा। हुसनैन साहब खुश थे कि अब्दुल अजीज ने उसे अपनी बहन मान लिया। वहां से सब खाना खा के रुखसत हुए थे। नवीरा बेगम शर्मिंदा सी सबसे मिल रही थी। सालसा आंटी अब सब घर चली। अब्दुल अजीज ने इनकी तरफ देखकर कहा, हुसनैन साहब को वो फरामोश कर चुका था। उन्होंने फीकी मुस्कुराहट के साथ कार की जानिब कदम बढ़ाए और निकल गए। बेटा, हुसनैन को भी बिला लेते, वो बहुत टूट चुका है, यहाँ कहाँ जाना। अब की शेम के वालिद ने इसके कंधे पे हाथ रखकर कहा, जबकि इसने होंठ भींच कर कार स्टार्ट कर दी। घर में फहमीदा बेगम सबका बिलखुसूस दामाद का शिद्दत से इंतजार कर रही थी। सबसे मिलकर उन्हें बहुत अच्छा लगा, जबकि अलका ने जब से काजमा के ताल्लुक से सुना था इससे मिलने के लिए बेकरार थी। हाय, कहाँ एक बहन की ख्वाहिश थी, अब तो 2 हैं। अब्दुल अजीज ने अलका से कहा, हिमम बिल्कुल, वो भी इतनी प्यारी। 1 हाँ, मगर छोटी वाली ज्यादा प्यारी है। वाटस ने अब्दुल अजीज को मुक्का जड़ा और सामने बैठे फहीम ने इसे घूरा। भला शौहर की कोई इज्जत ही नहीं। 2 अफसोस, ना बेटा खुश रहा, ना बीवी, ना एक दूसरी बेटी। मैंने किसी को खुशी नहीं दी। आह, काश गुजरे पल मिल जाते। कभी कभी इंसान पर ऐसा लम्हा आता है, आगही का लम्हा, मगर इस लम्हा खुद को नुकसान पहुंचाना अक्लमंदी नहीं, महज हमाकत है। अपने नुकसान की तलाफी का इत्मीनान से हल निकाला जाए, मगर ये नफस और शैतान, इन पर भी यही लम्हा गुजर रहा था। वो अपने आप को सबका मुजरिम समझ रहे थे।
फहमीदा, अब्दुल अजीज, काज़मा, अलका, आई रईली, लोयू वो दीवानावार गाड़ी चला रहे थे। अब्दुल अजीज को देखते तो सीने से लगाने का दिल करता, मगर इसकी सर्द मिजाजी उन्हें आगे बढ़ने नहीं देती। अचानक एक दरख्त से इनकी कार टकराई और वो बुरी तरह ठुकर खाकर वहीं गिर गए। अभी सब बात कर रहे थे कि फहीम का मोबाइल बजा। क्या? वेट, एड्रेस बता द। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं आया। फहीम भागता हुआ मेन रोड के करीबी इलाके में पहुंचा। हुसनैन साहिब की कार दरख्त से टकराई थी। स्टोरी कंटिन्यूज बिलो। ओ शट! बेटा, ये तुम्हारे कौन हैं? अंकल हैं। बेटा, इनकी गाड़ी कब से मेरे साथ साथ चल रही थी, वो शायद रो रहे थे, इनकी तबीयत भी ठीक नहीं लगी। बस में इनके साथ चलने लगा और मैं इससे पहले उन्हें आगाह करता कि इधर दरख्त है, वो टकरा गए। इनकी कॉलिंग में फर्स्ट नंबर आपका सुन के नाम से सेव है। जी ठीक। उसने ममनून लहजे में कहा और उन्हें बिठाकर गाड़ी भगाकर आगे बढ़ गया। बेटा, फहीम कहाँ हैं? पता नहीं, कोई अर्जेंट कॉल थी। अच्छा, मैं कॉल करता हूँ, शेम ने कहकर कॉल मिलाया। यार कहाँ हो, कब से फोन लगा रहा हूँ। व्हाट, कब? शेम सोफे से खड़ा हो गया, जबकि अब्दुल अजीज का दिल डूब सा गया। दिल घबरा भी तो रहा था। डैड, जल्दी चलिए, हुसनैन अंकल की कार टकरा गई है। क्या? सबसे पहले अलका को धचका लगा था। वो सब जल्दी से तैयार होते बाहर निकले। अब घर में सिर्फ अब्दुल अजीज और फहमीदा बेगम बच्चे थे। लोगों की कदर वक्त पे महसूस करनी चाहिए। बाप हैं वो, इनका लम्स ही कीमती है। बड़ों की गलती को बच्चों को भी तो नजरअंदाज करना चाहिए। बेटा, माफ नहीं करोगे अपने बाप को? सबके कहे जुमले अर्ध गिर्द बाजगश्त करने लगे। इसने बेसाख्ता फहीमदे बेगम को देखा। मम्मा। हाँ बेटा, उन्होंने खोए लहजे में जवाब दिया। चली, इसने उन्हें साथ लिया और सीधा हॉस्पिटल पहुंचा। फहीम के करीब अलका रो रही थी और फहीम चुप कराने के लिए इसका हाथ थामे इसे समझा रहा था। जब डॉक्टर बाहर आया, देखिए इनको जख्म ज्यादा नहीं है, मगर इतना ज्यादा स्ट्रेस है और बीपी बहुत हाई थी और सर पर लगने के सबब से वो बेहोश हुए थे। कब मिल सकते हैं पापा से? अलका ने बेताबी से पूछा। आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर आया। अब्दुल अजीज कौन है? पेशेंट उनसे मिलना चाहते हैं। वो खामोश खड़ा रहा जब फहीम आगे बढ़ा। भाई, पता है आपके प्यार में अंकल मुझे सुन कहते थे या फिर बनो अबनी कहते थे। उन्होंने आप लोग को बहुत तलाश किया था, प्लीज इनको मायूस ना करे। अब्दुल अजीज ने गर्दन हिलाई और स्टोरी कंटिन्यूज बिलो। अब्दुल अजीज ने अंदर कदम बढ़ाया और सामने बाप को देखा, जो शायद इसी का मुंतजिर था। बेटा, माफ कर दो, रोते हुए उन्होंने हाथ जोड़ा। अब्दुल अजीज का दिल डूब सा गया। पापा, वो बेसाख्ता आगे बढ़ा और उनके गिले लग गया। पापा प्लीज ऐसा मत करिए, अभी तो आप मिले हैं। मैं बस थोड़ा गुस्सा था, मुझे माफ कर दें आप। बाप से भी भला कोई गुस्सा होता है। बहते आंसुओं के साथ वो इनका हाथ चूम रहा था, जबकि हुसनैन साहिब में जीने की चाह बढ़ गई थी। मेरा बच्चा, उन्होंने अब्दुल अजीज का माथा चूमा। क्या हम जा सकते हैं साथ में? अलका ने नर्स से पूछा। जी, मगर ज्यादा आवाज ना हो। सब अंदर गए। सबसे बातें वगैरह करके वो बिल्कुल फ्रेश हो गए। अब्दुल अजीज अभी इनके करीब बैठा इनका हाथ थामे हुए था। फहीमदे बेगम पर रूम में थी। नमाज बाद वो बाहर आई तो उन्हें खबर मिली कि पेशेंट अब ठीक हैं। वो वहां से टैक्सी करके घर आ गए। अलका, चलो दवा लेने, करीब ही मेडिकल है, लेकर आओ खुद। अलका, ये कैसे बात करती को बेटा, अब जनाब किया करो। जी पापा, आप लेके आए, उसने दांत पीसते कहा। बेटा, साथ चली जाओ। जी मम्मा। अकेले नहीं जा सकते थे, इसने गुस्से में आहिस्ता आवाज में कहा। नहीं, एक बात करनी है। हम करो। चलो अब हम शादी कर लेते हैं। मोहतरम, कुछ हफ्ते कबल क्या हमने कैरम खेला था? एक मतलब
मतलब यार रुखसती, सोचूंगी। ग्लेजिस ने इसके गिर्द हिसार बांधा जबकि करीब से गुजरती नर्स ने मुस्कुराहट पास की। तो ये क्या बेडेनिगा तरीका है, सीधे निकलो यहाँ से, ये छिछेवरेपन के लिए यहाँ साथ लाए थे। तौबा अलका, मेरी मोहब्बत को छिछोरापन तो मत कहो, उसने मुंह बिसोर कर कहा और दवा लेकर उसके साथ अंदर की जानिब आ गया। रात का खाना सब खा चुके थे। फहीमदे बेगम सारा इंतजाम करके अपने कमरे में थी क्योंकि बाहर हुसनैन साहिब भी थे। खाना खाकर सब अपने रूम की जानिब बढ़े। अब्दुल अजीज ने रूम बंद किया और बड़े फ्रेश मोड के साथ जिजला को फोन लगाया। हेलो यार, याद आती है या नहीं? जी अस्सलाम अलैकुम। ओहो सॉरी, वालेकुम अस्सलाम। एक मैसेज नहीं, कॉल नहीं। जी ध्यान ही नहीं था, और फिर अभी 2-3 कबल तो मुलाकात हुई थी, असल ये याद नहीं आए। इतनी साफ गोई पर अब्दुल अजीज को आग ही लग गई। सारा मोड 1 मिनट में खराब हुआ था। एक रखो फोन रखो, उसने गुस्से में कहा और फोन बंद करके रख दिया। उधर जिजला डर कर सोचने में मसरूफ थी कि गुस्सा किस बात पर आया। हुसनैन साहिब ने दरवाजा नोक किया। फहीमदे बेगम ने दरवाजा खोला और अब्दुल अजीज की जगह उन्हें देखकर खामोश सी आगे बढ़ गई। जब उन्होंने उन्हें खुद से करीब किया और हाथ जोड़ दिए, अल्फाज शायद मिल ही नहीं रहे थे। फहीमदे बेगम ने हाथ छुड़ाया और करीब बेड पर बैठ गई। मुआफ नहीं करेंगी? वो अब भी खामोश थी। मैं गुनहगार हूं, मुझे हक नहीं जीने का। अल्लाह तौबा को पसंद करता है, मायूसी को नहीं। इतनी देर में उन्होंने पहला जुमला कहा था। फहीमदे, तुम मेरी राह का रोशन सितारा थी, मगर मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। इम सॉरी, उन्होंने कान पकड़ कर कहा, जबकि फहीमदे बेगम मुस्कुरा भी ना सकी। लगता है आपको मनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अभी तो बहुत थक गया हूँ यार। खैर अब जरा चाय तो पिलाएं। उन्होंने बिला इजाजत इनके बेड पर आराम से पीर फैलाएं और लेटकर हुक्म दिया, जबकि फहीमदे बेगम ने कुछ घूर कर उन्हें देखा और इग्नोर करके सोफे पर बैठ गई। जिजला देखती तो उसे यकीन हो जाता इनका बेटा उन्हीं पर गया है। हुक्म देने में कर रही थी। फहमीदा बेगम सोफे से उठकर किचन जा चुकी थी। चाय रखकर चुपचाप रूम से निकल रही थी कि रास्ते में हुसनैन साहिब ने हाथ पकड़ लिया। यार कब तक नाराज रहना है, अब से बहुत दूर रह चुका। प्लीज सॉरी। एक वो सुल्तापा बदल चुके थे, वरना इनकी सख्त मिजाजी से वो अच्छी तरह वाकिफ थी। ये गलती नहीं थी अलका के पापा, वो अब तक सादा मिजाज थी। जो सादगी उन्हें बुरी लगती थी, आज वही हुसनैन साहिब को बहुत प्यारी लगी थी। वो तो मतलब अब नाम भी नहीं लेनेगी। चलिए बताइए कैसे मानेगी? आपको पता है आपके बाद कितनी परेशानी हुई थी। आप नवीरा के साथ कब तक थे? वो लब भींच कर करीबी सोफे पर उन्हें लेकर बैठ गए। बस कुछ माह के बाद तुम्हारी और अब्दुल अजीज की यादें। खैर अब बताएं, मैं सिर्फ तुम्हें सुनना चाहता हूँ। इनके नर्म अंदाज और मेहरबान लहजे पर वो सब बताती चली गई। घर बहुत मुश्किल से मिला था। बाद में तबस्सुम मीडियम ने काफी हेल्प की। अब्दुल अजीज की गैर मामूली जहानत भी मुआविन साबित हुई। मैं एक दिन में 3-4 जूड़े सिलती थी। फिर अब्दुल अजीज ने वो भी छुड़वा दिया, खुद ट्यूशन वगैरह पढ़ाता था। अब्दुल अजीज का गुस्सा बहुत बढ़ गया था। वो तो जिजला है जिसने इसे कुछ हद तक संवार दिया। उन्होंने 1 घंटा में अपनी 15-20 साल जिंदगी बता दी, और हुसनैन साहिब बावजूद कंट्रोल के भी रो पड़े थे। मुझे माफ कर दो फहमीदा, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा। फहमीदा बेगम ने हाथ छुड़ाए तो उन्होंने उन्हें गिले लगाकर भींच लिया। मैं अब कभी नहीं जाऊंगा, मुझे मुआफ कर दो। रोते हुए वो बार बार मुआफी मांग रहे थे। बस करिए, गुनाह में मत डालिए। मैंने मुआफ किया, अल्लाह ताला रहमान भी मुआफ फरमाए। अब्दुल अजीज बहुत नाराज है आपसे। हम चलिए मिलकर उसे भी मनाने का सोचते हैं। वो मुस्कुराते हुए रूम में आ गए। अब्दुल अजीज जो अभी बाहर आया था, उन्हें साथ देखकर उसने पुरसुकून सांस फिजा में खारिज की। एक अब वो बार बार जिजला को कॉल कर रहा था, मगर वो शायद सो चुकी थी। उफ, शायद ज्यादा गुस्सा कर गया, मगर वो भी हद करती है, फोन ही नहीं उठाती। अभी बताता हूँ, उसने सोचा।
अब कुछ नया करता हूँ ताकि मोहतरमा फोन तो उठाया करे। सुबह फजर में वो बेदार हुई, नमाज पढ़कर बैठी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने बाल को खुला छोड़ा जो अब भी कुछ कुछ गीला था। इससे पता था कि मुलाजमा होंगी। उमूमन वो 7 बजे आती थी। आज जल्दी आने की वजह उसे पता थी, उसे नॉवेल्स और बक्स के लिए पैसे लेने थे जो कि जिजला अपनी खुशी से उन्हें देती थी। पर्दे का मुकम्मल इंतजाम इनके दादा के वक्त से था। 2 दबीज पर्दे सामने थे, फिर दरवाजा, फिर मेन गेट। गेट तो चौकीदार खोल देता था। अब जिजला ने दरवाजा खोला तो 14 तबक रोशन होना समझ आया। अब्दुल अजीज सुर्ख आंखों से उसे घोर रहा था जबकि वो थूक निगलती इसे देखे जा रही थी। एक स्टोरी कंटिन्यूज बिलो। अंदर आने दो यार। जी। वो सीधा सोफे पर बैठा था। रूम में एक गिलास जूस लेकर जल्दी आओ। इतना कहकर वो इसके रूम की जानिब बढ़ गया जबकि मोहतरमा सीधा वालिदा के कमरे की जानिब बढ़ी। वो तस्बीह पढ़ रही थी। क्या हुआ बेटा, फायजा आई है? इसके चेहरे के ओली रंगत से उन्हें शक गुजरा कि यकीनन दामाद साहिब ही होंगे जो कि पहले शादी के लिए रजामंद नहीं थे और अब हमा वक्त हाजिर रहते। वो उम्मी गुस्से वाले एंग्री, मतलब अब्दुल अजीज आए हैं, इसका नाम लेना इसे सबसे भारी लगता था। वो इतनी सुबह। हाँ अम्मी, अब प्लीज चलिए, मुझे डर लगती है उनसे। तौबा, जिजला शौहर हैं वो। जाओ नाश्ता वगैरह लेकर, थका होगा, कुछ बात होगी। फहमीदा बेगम बता रही थी कि इनके शौहर आए हैं, कुछ मसला होगा। जी। ना चाहते हुए भी वो मुंह बनाकर किचन में गई। 10 मिनट का काम आधे घंटे में करके वो रूम में पहुंची जहां वो सो चुका था। अरे वाह, सो गए, वो खुशी से पलटी थी। ज्यादा हूं, सारी रात की नींद तो बर्बाद कर दी तुमने। एक उफ, ये अल्लाह रहम फरमा। इतना डरो मत यार, उधर आओ, डोर लॉक कर दो। जी, आप बाहर चलिए। अच्छा उधर आओ, मत बंद करो डोर, इतना बुरा हो नहीं जितना समझा है तुमने। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। हिमम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? उसने इसे करीब बिठाया और फ्रेश जूस का गिलास होंठों से लगा लिया। थोड़ी ताकत महसूस हुई। जी वो मैंने देखा नहीं। वो मतलब शौहर को नाराज करके आराम से नींद आ गई। गुनाह पता है इसका, इसने इसे छेड़ते हुए कहा जबकि वो मुंह चप्पे कर रोने लगी। अरे यार, क्या हुआ? प्लेस में मजाक कर रहा था। अरे सुअर। अच्छा वो तो क्या हुआ? आप गुस्सा मत हुआ करिए, मुझे गुनाह मिलेगा। उफ, अब्दुल अजीज को अपनी किस्मत पर रश्क आया। मैं मजाक कर रहा थे। ये अब्दुल अजीज अपनी जिजला अजीज से गुस्सा हो ही नहीं सकता। इसने इसका हाथ थामा और फरी होते हुए इसकी गोद में सर रखकर लेट गया। जिजला अपनी जगह मुंजमद हुई। देखिए अभी, मतलब कोई भी इजाहा प्लीज। कहा था दरवाजा बंद कर लो मगर। खैर रात भर सोया नहीं हूं, तुम्हें तो याद नहीं आती। मुझे ये कहना था कि। इसने सारी बातें बता दी। अल्लाह अंकल कैसे हैं? अब अपने बताया ही नहीं। इसने उठने की कोशिश की मगर बेकार गई। जिजला करीब से तबस्सुम मीडियम की आवाज आई। वो झट से उठी और इसी चक्कर में इसका पैर मुड़ गया। उफ, अरे क्या हुआ बेटा? काफ कुछ नहीं उम्मी, पैर फिसल गया। अरे उम्मी ये पागल है, इसकी गोद में सर रखा था कि दबा दे, दर्द बहुत ज्यादा था। दुआ भी फूंकवाना था मगर ये आपकी आवाज सुन के जल्दबाजी में उठ गई। इफ, जिजला इतनी सच्चाई पर शर्मिंदगी से जमीन में गड़ी जा रही थी। हैरत के साथ तबस्सुम मीडियम हंसी दबाकर वहीं करीब बैठ गई। उम्मी बोलने पर खुशी महसूस हुई थी। बेटा जी, तो क्या जरूरत थी मेरी बेटी को तंग करने की? अरे ये फोन नहीं उठाती और कहती है याद ही नहीं आई, तो मुझे मशवरा भी करना था, रात भर सो नहीं सका बस। असलिए ये अल्लाह ताला प्लीज इनको हयादार बना दे। जिजला दिल में दुआ करती हुई रूम से बाहर निकली और किचन में आकर चेहरे पर पानी मारा। इतनी बेबाकी देखकर इसके होश उड़ गए थे। थोड़ी देर वो तबस्सुम मीडियम से बात करता रहा। हाँ बेटा, बात कर लेना, बाप हैं। जाने दो, उन्होंने जो किया उसे मुआफ कर दो।
جی امی اور سوری میں زیادہ فرینک ہو گیا، دراصل یہ آپ کی شہزادی کو فون اٹھانے کی طرف راغب کرنے کی ترکیب تھی۔ ہاں ہائے ہاں، ٹھیک ہے، ویسے اتنے بولڈ اور بے باک انداز پر دھچکا مجھے بھی لگا تھا، مگر تمہاری مسکراہٹ سے میں سمجھ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، چلتا ہوں۔ وہ نیچے کچن میں آیا جہاں وہ اب تک فریج کے قریب کھڑی تھی۔ فون اٹھا لینا ورنہ۔ اللہ حافظ سویٹ ہارٹ۔ بے غیرت۔ استغفراللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرنا۔ لیکن یہ وہ شرمندہ سی اپنے روم میں گھس گئی، سمجھ نہیں آ رہا تھا امی جان کا سامنا کیسے کرے۔ شام میں سب بیٹھے تھے، موضوع القا اور فہیم کی رخصتی تھی، جس میں القا ذرا ناخوش سی تھی۔ اس سلو کے ساتھ زندگی، خیر اتنا برا بھی نہیں، پاپا کا تو چہیتا ہے، اپنے آپ میں وہ سوچے جا رہی تھی جب عبدالعزیز قریب بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ایک؟ کچھ نہیں، سوچ رہی ہوں تمہارے سڑے ہوئے دوست کو کیسے سنبھالو گی۔ سنبھالے گا تو وہ، اس نے آنکھ مار کے کہا جب عبدالعزیز کی ہاتھ پر اس نے چٹکی بھری۔ آپی، بیچارہ فہیم، بیچاری جزلہ۔ اس نے بھی حساب برابر کیا، جبکہ حسنین صاحب ان کے مذاق سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔